नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गोवा विधानसभा चुनावों के परिणाम आए बुधवार को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गोवा में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के गठन से पहले ही बीजेपी के भीतर मतभेदों की आहट भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सीएम को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया, तो दूसरी तरफ सहयोगी दल एमजीपी यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का विरोध हो रहा है। अब होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार प्रमोद सावंत है और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। लेकिन साथ ही अटकलें लगाई जा रही है कि गोवा बीजेपी में वरिष्ठ नेता विश्वजीत राणे सीएम पद के लिए अंदर ही अंदर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि राणे ने इससे इनकार किया है, लेकिन विधायक और विश्वजीत राणे की पत्नी देविया राणे ने कहा है कि हर नेता की आकांक्षाएं होती है और सीएम का नाम केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किया जाएगा। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने 2017 में अपनी पिछली पार्टी के सरकार बनाने के विफल रहने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश किया था। दरअसल 40 सीटों वाले गोवा में बीजेपी अपने बल पर 20 सीटें जीतने में सफल हो पाई है। बीजेपी को 3 निर्दलीय और 2 महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायकों ने पत्र लिखकर बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। इस बीच बीजेपी नेता बाबूश मोन्सेरेट ने कहा है कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जिसने बीजेपी को परिणाम के बाद समर्थन देने की घोषणा की है, उसका बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए। गोवा के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन एमजीपी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किया था और बीजेपी विरोधी मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में बीजेपी नेता ने कहा है कि वे पहले हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं और फिर हमसे जुड़ते हैं। अब जब हमारे पास संख्या है और समर्थन है, तो एमजीपी को साथ में क्यों रखा जाए। इसीलिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एमजीपी का बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए। तो गोवा में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए सियासी उठापटक लगातार जारी है और ऐसे में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर मंथन लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सभी के दिल में पल रही है और ये महत्वाकांक्षाएं किस कदर अंदर हैं, ये सार्वजनिक तौर पर भी तब सामने आ जाता है जब खुलकर इस बात के बारे में जिक्र की जाती है कि आकांक्षाएं सभी की होती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जाहिर तौर पर बात इस पर भी हो रही है कि कौन सी पार्टी किसके साथ समर्थन देगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 20 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी गोवा में बनी है, बहुमत से सिर्फ 1 सीट पीछे है। भारतीय जनता पार्टी गोवा विधानसभा चुनावों के परिणाम आए और बुधवार को 6 दिन भी हो चुके हैं आज परिणाम आए हुए, लेकिन अभी तक गोवा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ गठन से पहले ही बीजेपी के भीतर मतभेदों की आहट भी शुरू हो चुकी है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी सीधे जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि आखिर किस तरह से गोवा में सियासी उठापटक का खेल लगातार जारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर मंथन लगातार किया जा रहा है। आपसे सवाल होगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं परिचय करा देती हूँ। विनोद वाघ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं बीजेपी के। भाई मोई जी हमारे साथ है, लीडर है एमजीपी के। और संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है टीएमसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन खास कार्यक्रम की शुरुआत राजीव आपके साथ ही, कितना उठापटक आप देख रहे हैं और कितना सियासी पेंच, क्योंकि आकांक्षाएं कई और नेताओं के जहन में भी पल रही है, कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल? नहीं, जाहिर है कि जिस तरीके से सबसे पहले यानी मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय से ही कई तरह की अलग अलग सुगबुगाहट थी कि प्रमोद सावंत क्या वो पूरी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मनोहर पर्रिकर का एक जो व्यक्तित्व उसके बाद प्रमोद सावंत का आना अपने आप में ही लोगों के लिए कई तुलनाएं होती थी कि मनोहर पर्रिकर की तरह से क्या प्रमोद सावंत निकल पाएंगे कि नहीं, उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन पिछले 5 सालों में अलग अलग चीजों में जो देखा गया है कि प्रमोद सावंत ने अपने काम को दिखाया और किया भी।
बीजेपी ने प्रमोद सावंत के चेहरे पर ही, यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमोद सावंत को ही किया गया और इसके बाद ही चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद 10 सालों के बाद बीजेपी ने इस मुकाम पे पहुंची कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के कगार पर है। लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रमोद सावंत के खिलाफ पार्टी में अंदर अलग अलग खानों में जरूर बातें चल रही हैं, जिसमें से कई ऐसे नेताओं का नाम मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाबू मोशे, जो कि पणजी से हैं, उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद नहीं की। सभी कार्यकर्ताओं की सिंपैथी थी उत्पल पर्रिकर के साथ, लिहाजा वो जो जीत का मार्जिन था वो कम था। इसके अलावा अगर बात करें विश्वजीत राणे, जो प्रताप सिंह राणे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और विश्वजीत राणे भी पहले कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, बाद में जब 2017 में जब आए यहाँ बीजेपी में, तब उन्होंने बीजेपी के सदस्य ली और बीजेपी से जीत कर आए, और लिहाजा इस बात कह रहे हैं कि इस बार भी अगर देखा जाए तो विश्वजीत राणे की जो मार्जिन है वो लगभग 7,000 मतों से ज्यादा है। उन्हीं की पत्नी दिव्या राणे है जो लगभग 14,000 मतों से ज्यादा है। विश्वजीत राणे ने कई बार ये कहा भी है कि मैं प्रमोद सावंत को पूर्ण रूप से नेता नहीं मानता हूं, या इस तरह से अलग अलग बातें जो कही गई हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय जो कि सुपरविजन था, उन्होंने प्रमोद सावंत की नाम पर मुहर लगाई। जो कि यहाँ प्रभारी थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लगाई। जीतने के बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, खास करके जो बाद में बीजेपी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने खुद प्रमोद सावंत को पहला माला पहनाया। इसके बाद जो सदानंद गौड़े जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उसी माले में शरीक किया। यानी ये दिखाया गया कि प्रमोद सावंत के नाम पर जिस तरीके से जीत को लेकर आगे बढ़ी गई थी, उसी हिसाब से आगे वो जीत भी आ गई। ये बातें जो साफ साफ दिख रही है। ठीक है राजीव, बने रहिए हमारे साथ। वाघ साहब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी कर रहे थे, उनका कहना है कि केंद्र चाहता है, देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि प्रमोद सावंत एक बार फिर से सूबे की कमान संभाले, लेकिन क्या अभी बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है? क्या वाकई प्रमोद सावंत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर तमाम और नेता विकल्प के तौर पर रखे गए हैं? जैसे कि विश्वजीत राणे का नाम भी आगे चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वो अंदर खाने पूरा जोर लगा रहे हैं सीएम बनने के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनेगा ये सब तय करने का काम केंद्रीय समिति वहां पर करती है। इसलिए हर एक को मनीषा आकांक्षा रहती है कि हर एक को लगता है कि मैं खुद मुख्यमंत्री बन जाऊं, मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता। केंद्रीय समिति जिसका नाम वहां पर लेंगी, उसको ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी वहां पर सौंपी जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वहां पर कोई झगड़ा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। जो पार्टी बोलेगी उसी हिसाब से वहां से सीएम वहां पर बनाए जाएगी। लेकिन सर वहां पे तो कई तरह की आवाजें आ रही है और ये कहा जा रहा है, क्योंकि अगर विश्वजीत राणे की धर्मपत्नी कहती है कि हाँ जी आकांक्षाएं तो सभी के जहन में होती है, यानी कि ये कहा जाए कि अंदर खाने तो जोर लगाया जा रहा है। जोर लगाने का नहीं, हर एक विधायक को लगता है, किसको नहीं लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर एक को लगता है। हाँ। अगर जो पार्टी का निर्णय होता है वो क्या क्राइटेरिया होता है सर? क्या क्राइटेरिया है, किन मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए, उसके बाद केंद्र की तरफ से उस कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या क्राइटेरिया रहता है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का जो क्राइटेरिया वो केंद्रीय समिति जो है वो बैठ के तय करती है कि किसको चुना जाए, और केंद्रीय समिति जब जिसका नाम सामने लाए उसी को सभी विधायक वहां पर स्वीकार करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई अनबन नहीं, वहां पर कोई झगड़ा नहीं और कोई कंपटीशन वहां पर नहीं है। जो तय केंद्रीय समिति वहां पर नाम तय करेगी, उसी नाम के ऊपर वहां पर मोहर लगाई जाएगी और वही सीएम गोवा के हो जाएंगे। ठीक है भाई मोई जी, सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी नेता बाबूश मोन्सेरेट ने कहा है कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जिसने कि बीजेपी को परिणाम के बाद समर्थन देने की घोषणा की है, उसका बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए, क्योंकि गोवा के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन एमजीपी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, पहले गठबंधन किया था, फिर चुनाव लड़ा और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ ऐसे तमाम मुद्दे उठाए गए जिन पे चुनाव लड़ा, और जब परिणाम बीजेपी के समर्थन में आया तो आप लोग भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए आ गए। क्या वाकई जिस बात का जिक्र किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि विलय किया जाना चाहिए, कैसे इसे देखते हैं सर आप? हेलो, एमजीपी पार्टी है, गोवा की एक ओल्ड पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। बाबू साहेब बांदोड़के के पास वो एमजी पार्टी हो गया। अभी तक आज तक विधानसभा में 1 ना 2 प्रतिनिधि उनका एमजी पार्टी का है। एमजी पार्टी में
बीजेपी में गठबंधन करने के बाद और उसमें विलीन करने के बाद ये बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। ये एमजी पार्टी स्वतंत्र है। मंचराज रस्तोदे और कोई तो आएगा, जब समय आएगा उस तो हम निकाल कर देंगे। अभी किसी को अधिकार नहीं है कि एमजी पार्टी किसी दूसरे पार्टी में विलीन करने के लिए। एमजी पार्टी स्वतंत्र है और कोई भी क्या हम तो विचारधाराओं की बात कर रहे हैं सर, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिनके तो वो खिलाफ लड़ा है ना, वो तो उनका तो ये अलग था प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम अलग था। लेकिन क्या होता है ना, हर एक दिन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी में जिसका पार्टी में हमको कुछ ये होता है ना, हमको भूमिका होती है हमारी, वो हम उनके अमित शाह ने उनको बोला हमारे सुदीन डवलेकर को तुम इमीडिएटली हमको सपोर्ट करो, उसके लिए उसने हमको सपोर्ट कर दिया। इसके ऐसा है। नहीं तो आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? आप लोगों ने समर्थन देने की बात तो की है। नहीं, हमारा कोई उम्मीद नहीं है। बिनशर्त पाटिंबा है। अच्छा। अमित शाह ने कहा, सेंट्रल कमेटी में कहा कि तुम हमको सपोर्ट कर, इसलिए हमने सपोर्ट किया। हमारा कुछ प्लानिंग नहीं है, हमारा कुछ शर्त नहीं है, कुछ शर्त नहीं है। बिनशर्त पाटिंबा है। ठीक है संजय जी, अब सवाल ये, क्योंकि आपके साथ तो समर्थन के साथ आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं एमजीपी, अब क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? बहुत उम्मीदों के साथ सर चुनाव लड़ा गया, तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो हमने फतेह हासिल कर ली है, अब पूरे देश में हमने फतेह हासिल करनी है, बड़ी उम्मीदों के साथ गोवा में चुनाव लड़ा, उम्मीदें धराशायी हो गई क्या? और अब तो साथी जो थे वो भी साथ छोड़ के जा रहे हैं सर। सभी को पहले तो होली की शुभकामनाएं जी, आपको भी एडवांस, आपको भी सबको जो देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप बता रहे हैं साथी छोड़ के चले जा रहे हैं, देखिए पहली बात ये टेस्टेड होता है कि कौन अभी हमारे साथ है कौन अभी खिलाफ है, ये हम अभी तय नहीं कर सकते। हमारा काम ये है कि हम लोगों को अपने साथ के लेकर के आए। अपनी अवसरवादिता की राजनीति हम लोग करते नहीं, हम जहाँ पे एक जगह काम करते हैं तब लगातार करते हैं। अब ये अलग बात है तो उसकी आस्था पहले जिनके साथ हमारे साथ चुनाव हमारे साथ लड़ा वो हमारे तरह शेयर किया, अब उसके बाद अगर बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वतंत्र है अपने हिसाब से, किसी को भी समर्थन। सर ये ऐसा मौका होता है जब इंसान ये समझता है, पार्टी ये समझती है कि वाकई कौन आपके साथ है कौन नहीं। जब आप तीसरे मोर्चे की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम तो एकजुटता दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सर आपको छोड़ के तो लोग जा रही है, एकजुटता कैसी है? जी एक बार फिर से रुक करूंगी आपका, क्योंकि प्रमोद सावंत का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही अब सवाल ये भी कि क्या किसी भी पार्टी की चुनावों के दौरान जो जनता के सामने एक छवि रखी जाती है उसके बाद जो छवि होती है वो एकदम अलग होती है, और ये कहीं ना कहीं गोवा की राजनीति में स्पष्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि विचारधारा कुछ नहीं है जी, जो जीत गया उसका साथ है। देखिए नेहा, ये जाहिर है कि जिस तरीके से आपने कहा कि गोवा का जो पॉलिटिकल है राजनीति है उसमें विचारधाराओं की राजनीति नहीं हुआ करती थी पहले, मैंने आपको ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि जाहिर है कि जिस तरीके से पहले ये होता था कि जिस तरीके से जो पार्टी जीत रही है उसके समर्थन में हर कोई अपने अपनी रोटियां सेकता था और उस हिसाब से चला आता था, क्योंकि महज 40 लोगों का मताधिकार है, 40 लोग विधानसभा का जो पूरी संख्या है 40 है, उसमें से मान लीजिए 1/3 भी कोई आता है तो उस हिसाब से आगे अपनी पार्टी बनाने का, अपना सरकार बनाने का दावा पेश करता था। आपको याद होगा 2017 में कि बीजेपी के 13 विधायक थे जबकि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 17 थी। बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरीके से जो तोड़फोड़ हुई, गोवा फॉरवर्ड आके उनको समर्थन में आती है, निर्दलीय समर्थन में आते हैं, कांग्रेस के भी एक आध लोग भी समर्थन में आ जाते हैं, बाहर से समर्थन देते हैं और सरकार बन जाती है इससे। और यही हाल था 2012 में। 2012 में हालांकि जो था कि 27 लोगों की संख्या आई थी बीजेपी के पास, उस समय मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो ये जरूर इससे बार बार भी आप देखेंगे कि जो राजनीति हुई है, खास करके जो गेस्ट हाउस की राजनीति या जो अलग अलग जो इस पे राजनीति हो, तो ये है कि जो जीते हुए कैंडिडेट को एक जगह रख देते हैं, रिसोर्ट की राजनीति जो बोलते हैं, वो गोवा में बार बार देखा जाता है। तुरंत रात में भी पार्टी से आधे से अधिक लोग दूसरे पार्टी में शरीक हो जाते थे। यही कारण था कि इस बार टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जो भी नई पार्टियां आई, उन्होंने अपने अपने गठबंधन में जिस पार्टियों के साथ गठबंधन किया उन्हें शपथ दिलाई
कि जीतने के बाद आप पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी दूसरी जगह अपना समर्थन नहीं देंगे। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से टीएमसी के साथ चुनाव लड़ी एमजीपी और तो उन्होंने समर्थन छोड़ दिया, टीएमसी का साथ छोड़ने के बाद और बीजेपी के साथ वो आ गई। कारण ये था कि सत्ता में उन्हें भी बने रहना है। महज 3 लोगों की पार्टी है जिसमें से 2 लोग जीत कर आए हैं, तो 2 का समर्थन दे दिया और इसके बाद वो भी सत्ता में बन गए। तो ये जरूर बात ये गोवा में विडंबना रही है कि मुद्दों की राजनीति नहीं होती है, केवल और केवल अपने आप को सत्ता के करीब लाने की बात होती है। उसी हिसाब से ये हुई थी। लेकिन अब लगता है कि अब क्योंकि बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, कांग्रेस भी एक सबल विपक्ष के रूप में आया, तो कांग्रेस भी एक सबल विपक्ष के रूप में आया, यानी 11 लोगों का विपक्ष का बनकर आना एक सबल विपक्ष कहा जा सकता है। तो आगे हो सकता है कि मुद्दों की राजनीति हो, क्योंकि इस बार जिस तरीके से कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएगी, लाडली बेटी की जो प्लान लेकर आए थे टीएमसी की तरफ से, उस तरह से प्लान वो मुद्दों की राजनीति थी। इसके बाद बीजेपी ने ये जो कहा था कि जिन लोगों की जमीन वो उनके नाम पर नहीं है उन्हें की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली पानी इस तरह के वाकये लेकर आए थे। उठे थे। बिल्कुल राजीव बने रहिए हमारे साथ। राजीव फिर रुक करते हैं आपका। लेकिन संजय जी, जिस बात का जिक्र राजीव जी कर रहे थे कि टीएमसी ने तो सर शपथ दिलाई थी और ये कहा था अपने सहयोगियों से कि कोई बाहर नहीं जाएगा, इस बात की शपथ ली जाए, लेकिन आपको छोड़कर चले गए सर। उस शपथ का क्या हुआ? क्या वाकई ये सिर्फ दिखावा रहता है कि जनता के सामने ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने शपथ भी ले ली, अब हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन तमाम चीजें धराशायी हो जाती है सर। चुनाव के बाद तो समीकरण बिल्कुल अलग होते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ उस शपथ का? क्या हुआ उन वायदों का? क्या हुआ उन दावों का सर? ऐसे शपथ का कहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल तो लोग संविधान की शपथ लेकर के भी जो है लोग उल्टा सीधा काम कर जाते हैं। संविधान की शपथ लेते हैं कि देश के लिए विकास का काम करेंगे, देश मंदिर बनाने का और घंटा बजाने का काम करते हैं। तो शपथ का आजकल कोई मायने नहीं रह गया है। आपको नहीं पता है कि क्या क्या हो रहा है। तो सर ये कहा जाए कि आप जो चेहरे हैं उसके पीछे का जो चेहरा है वो अलग है, जो सामने दिखाया जाता है वो सिर्फ एक मुखौटा है। बिल्कुल एक आप कह सकते हैं राजनीति इस समय बड़ी जो है। नहीं, मैं टीएमसी राजनीति की बात मत करिए सर, टीएमसी की बात करिए। मैं टीएमसी की बात कर रही हूँ, आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने समर्थन नहीं दिया, हमने कोई समर्थन नहीं दिया क्योंकि हमारे पास तो सर आपके सहयोगी की मैं बात कर रही हूँ ना। जब आप सहयोगियों के आप अकेले दम पर पूरे देश पर शासन कर सकते हैं क्या? आप तीसरे मोर्चे की बात करें, मैं सहयोगियों की बात कर रही हूँ। मैं हम लोग एक बार बताइए कि सबसे बड़ी चीज भाजपा जो है 1984 में से 2 सीटों पे थी और आज 303 सीटों पे है। तो हम भी अभी जो है 28 पे है, धीमे धीमे विस्तार कर रहे हैं। सबकी अपनी लोकतंत्र है। भाजपा बात करती है कांग्रेस मुक्त देश की, आप बात करते हैं बीजेपी मुक्त देश की, इसलिए बात सर आपसे पूछी जाती है। बहरहाल कोई बात नहीं सर। भाई मोहित जी, हमारा वो काम है कि हम दोनों को मुक्त कर रहे हैं। भाजपा मुक्त भी चाहिए हमें। ऐसे कैसे हो पाएगा सर? नतीजे देखिए, कांग्रेस तो अपने आप मुक्त होती चली जा रही है। कैसे हो पाएगा सर? बातों से नहीं होता है सर, उसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है। टीएमसी कहाँ दिख रही है? क्या किया आपने? गोवा में बहुत चीजें बता दी, गोवा ने बहुत स्पष्ट कर दिया। राजीव कुछ कहना चाहे? राजीव जल्दी से बात रखिए, फिर भाई मोहित का रुख करेंगे। बिल्कुल आप जरूर आगे बढ़े, लेकिन एक सवाल संजय जी से मैं करना चाहूंगा कि संजय जी की पार्टी को कहा जाता था कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आई थी। जाहिर है कि इसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, टीएमसी के कोई भी नेता गोवा में दिख नहीं रहे हैं। हर कोई गोवा छोड़कर जा चुका, तो इसीलिए यही कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए थे। क्या कहेंगे साहब चक्रवर्ती साहब? मेरे ख्याल से वही बता सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कहीं पे भी आप गोवा की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश में न राहुल गांधी दिखे, न यहाँ सोनिया गांधी दिखी, न किसी पॉलिटिकल टूरिज्म तो उनका भी चलता है। हम लोग तो बहुत सी अभी छोटी पार्टी है और हम लोग विस्तार कर रहे हैं अपने आप को, करके अपना विस्तार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्थानीय नेता, टीएमसी के स्थानीय नेता भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि टीएमसी स्थानीय नेता नहीं दिख रहे हैं। आप अगर गोवा में एक बार ट्रिप लगा लीजिए, वहाँ पे स्थानीय लोगों को जनता के हैं। पहली बात तो सरकार बने, किसी तरह गोवा तो इस समय उसकी चीज चल रहा है जो उत्तराखंड में भी जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कॉलोनी बनने वाली है। ठीक है, गोवा में भी ऐसा ही होने वाला है, मुख्यमंत्री कॉलोनी जरूर। ठीक है, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जो पार्टी आई थी भाई मोहित जी, उसके साथ आपने गठबंधन करके गलती की?
पहली बात। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी कि शपथ तो ली थी आप लोगों ने, उस शपथ का क्या हुआ सर? जल्दी से दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। हमारे पंतप्रधान नेहरू ने बोला था कि गोवा के लोग अजीब है, ये गोवा के लोग बहुत अजीब है। वो प्रशांत किशोर ने उधर बंगाल में चमत्कार कर दिया, लेकिन उसका इधर कोई चलता नहीं है ना गोवा में। गोवा के लोग तो वैसे वेरी डिफरेंस है ना, बंगाल का और गोवा का अलग अलग होता है ना, उसका राजकारण अलग है, हमारा गोवा का राजकारण अलग है इधर का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसने जो शपथ लिया था ना, वो शपथ लिया ही है। गोवा के लोग इधर, बाहर के लोग इधर गोवा में आता है, क्यों आता है गोवा में? उसने बहुत जमीन खरीद लिया है, खरीदने के लिए पैसा, जैसे नदियां बहाते हैं ना, उसको पैसा बहाते हैं इधर गोवा में, बहुत, इसलिए वो लोग सब आते हैं गोवा में। और आने के बाद अभी देखो टीएमसी का एक ही आदमी गोवा में नहीं है, उसको मालूम पड़ा कि अभी गोवा में हमारे डाल देने के लिए वो चली गई। इधर वो गोवा के लोग ही अजीब है ना। क्या है अभी लोकल टीएमसी का कौन आदमी है इधर गोवा में? एक ही आदमी नहीं गोवा गया हो। इसलिए वो गोवा का जो पॉलिटिक्स है ना, वो गोवा का पॉलिटिक्स, लोकल पार्टी ज्यादा महत्व है लोगों को। एमजी पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड है, ये जो लोकल पार्टी है उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए। बाहर के लोग इधर आते हैं और मौज मजा करने के बाद वो वापस जाते हैं। अब अभी टीएमसी का कौन गलती की आपने गलती की सर, ये बताइए ना। टीएमसी के साथ गठबंधन करके गलती की क्या? गलती किया है, मुझे मालूम है गलती की, इसलिए मैं वो हमारे मानते हैं तो आपको 2 सीट भी ना आते हैं टीएमसी के साथ आपने गठबंधन किया होता। 2024 का रास्ता आपको बता रहे हैं, देख लीजिए भाई मोहित जी बता रहे हैं आपको 2024 का रास्ता क्या है। आप अकेले लड़के चुनाव लड़के देख लेते हैं, आपको समझ में आया ये सीट आने वाली होती, तो सीटें आई है। वाघ जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रखिए सर, बात रखिए अपनी। टीएमसी वो तो यूपी में भी गए थे अखिलेश को सपोर्ट करने को, वहां पर क्या हुआ? आपने मुझे लगता है कि जोश में गए थे वहां पे जो शुरुआत का जो निर्माण था 51.5% का वोट है, देश की राजनीति नहीं चलने वाली। शुरुआत के 51.5% का भरोसा है, हमें सरकारी कर्मचारियों को मिला है, उसके हिसाब से 304 सीटें हमारी आई हैं। बीजेपी के साथ तमाम दावों और वादों के बीच गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं। कौन सीएम होगा ये डिसाइड होना बाकी है। बहरहाल इसके साथ साथ जनता ये भी कहीं ना कहीं क्लियर कर चुकी है कि वो क्या चाहती है, लेकिन ये भी तय हो गया है कि राजनीतिक पार्टियों के आगे चेहरे के पीछे कौन सी सोच है, क्या सोच है, क्या विचारधारा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।